चलिए आज का काम शुरू करते हैं बेटा। आपके 12th के रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ऐसा उम्मीद लगाने कि मई शायद फर्स्ट और सेकंड वीक के बीच में आ जाए। नॉर्मली थोड़ा सा लेट होता था, लेकिन तो ऐसा सर्टेनिटी नहीं है कि जल्दी आ जाए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है ना, तो हो सकता है प्रीपोन हो जाए, जल्दी आ जाए। चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं बेटा। मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था। आप सभी देखो बेटा, एक फ्लो चार्ट लास्ट क्लास वाला फिर से बनाऊंगा, आप सब ध्यान देना। देखिए हम लॉ के अंदर इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में सीख रहे थे बेटा। तो हमने सीखना शुरू किया था इंडियन लीगल सिस्टम, और मैंने आपको इंडिया में लॉ कैसे बनते हैं ये बताना शुरू किया था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको, हमने क्या सीखा था। देखो हमने सीखा था लॉ क्या होते हैं। लॉ होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। बोलो लॉ क्या होते हैं बेटा? बहुत बढ़िया। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं इंडिया में, इन्हें बनाने के लिए इंडिया में 3 तरह के सोर्सेज हैं। लॉ 3 तरह से बनते हैं, इन्हें बोलते हैं लॉ के सोर्सेज। सबसे पहला सोर्स होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है बेटा। लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और हम इसमें बात करते हैं स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है, और नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है। लॉ को बनाने का दूसरा सोर्स है, आप बताओ क्या होता है? कोर्ट्स। हम इसे जुडिशरी भी कहते हैं। तो इंडिया में लॉ बनाने का काम जुडिशरी करती है बेटा। जुडिशरी में लॉ बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से छोटे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉ नहीं बना सकती, वो बने बनाए लॉ अप्लाई कर सकते हैं खाली। आज हम कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोर्ट्स लॉ कैसे बनाते हैं। लॉ को बनाने का तीसरा सोर्स है बेटा कस्टम्स। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इन्हें बोलते हैं रीति रिवाज। तो आज अगर टाइम बच गया तो आज कस्टम एंड ट्रेडिशन को भी शुरू करेंगे बेटा। वैसे आज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कोर्ट्स के बारे में। ठीक है बेटा, आओ मैं आपको इंडिया के कोर्ट कैसे काम करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करती है, इसके बारे में सिखाऊंगा। आप ध्यान देना बेटा। अच्छा आप मुझे बताओ कि इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, हमारा सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है बोलो? सुप्रीम कोर्ट कब बना था इंडिया में, पता है बेटा? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कब बना था? ओके मैं बताता हूं, आप देखो बेटा। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, आप जानते हो है ना। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब से अप्लाई हुआ था बेटा? 1950 से बेटा। 50 में बन गया था, 51 में तो कंप्लीटली अप्लाई हो गया था, लेकिन 1950 में वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं आपको बात बताता हूं, देखो 1947 से पहले इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स हमारे यहां इंडिया में गवर्नमेंट चलाते थे 1947 से पहले। तो 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 3 बड़े हिस्सों में बांटा हुआ था। इंडिया के 3 हिस्से थे बेटा, और जो 3 हिस्से थे इंडिया के, 3 बड़े हिस्से, इन हर हिस्सों के अंदर एक हाई कोर्ट हुआ करता था। तो हर हिस्से का एक हाई कोर्ट होता था। तो इंडिया के 3 बड़े बड़े हिस्से थे। एक हिस्सा था पूरा साउथ इंडिया, सारा साउथ इंडिया, जहां आजकल तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, सब कुछ मिला के। और उस हिस्से का नाम था मद्रास। आपने मद्रास नाम सुना भी होगा। आजकल एक, अच्छा लाइव भी होना है, ठीक ओके। एक बार यहां से बताता हूं बेटा, यहां से काम शुरू करें। इंडिया में कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, 1 मिनट के रिपीट करूंगा कुछ लाइंस बेटा। देखिए 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था बेटा, और 1950 के बाद से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। मैं कह रहा था 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में चलाई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को चलाते हुए उन्होंने इंडिया को 3 मेजर हिस्सों में बांटा हुआ था। 3 मेजर हिस्से। इसमें एक हिस्सा था पूरा साउथ इंडिया,
सारा का सारा साउथ इंडिया बेटा। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश सब कुछ आता था। आज यहाँ 10 से 12 स्टेट हो गई, वो सब तब साउथ इंडिया कहलाता था। और उस सारे हिस्से को उन्होंने नाम दिया हुआ था मद्रास। आपने आजकल भी मद्रास नाम सुना है। आजकल एक सिटी है साउथ में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तो हम पॉपुलरली आजकल चेन्नई को, चेन्नई सिटी को, चेन्नई शहर को मद्रास भी कहते हैं। लेकिन 1947 से पहले मद्रास एक बहुत बड़ा एरिया था जिसमें पूरा तमिलनाडु, पूरा आंध्र प्रदेश सब कुछ आता था। तो 1947 से पहले मद्रास नाम का पूरा साउथ इंडिया था। आज मद्रास नाम का कोई शहर नहीं है। आज एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है चेन्नई। पहले हम मद्रास कहते थे सारे इलाके को। तो पहले मद्रास का अपना एक हाई कोर्ट होता था, मद्रास हाई कोर्ट, जो पूरे साउथ इंडिया को मैनेज करता था। ये मद्रास हाई कोर्ट था बेटा। उसके अलावा ईस्ट इंडिया जो है बेटा, ईस्ट साइड जो बंगाल है और बंगाल के ऊपर के हिस्से हो गए आसाम, मेघालय, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, उन सब के लिए एक और हाई कोर्ट होता था। इसे कहते थे कैलकाटा हाई कोर्ट। बोलो क्या कहते थे बेटा? आजकल आप जानते हो कोलकाता नाम की सिटी है, और पहले कोलकाता नाम की सिटी नहीं थी, पहले कैलकाटा नाम का एरिया, उससे पूरा बंगाल आता था, आसाम, मेघालय, मणिपुर सब कुछ आता था बेटा। तो पहले वहां पर एक हाई कोर्ट था बेटा, ये कैलकाटा हाई कोर्ट था हमारा। उसके अलावा एक तीसरा हाई कोर्ट था हमारे पास, इसको बोलते थे बॉम्बे हाई कोर्ट। बोलो कौन सा हाई कोर्ट बेटा? शाबाश बेटा। और आजकल आप जानते हो कि आजकल मुंबई नाम की सिटी है। आजकल जो शहर है मुंबई, उसकी जो स्टेट है महाराष्ट्र। तो पहले हम पूरे महाराष्ट्र को, सारे महाराष्ट्र को और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े इलाके को, महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश के बहुत बड़े एरिया को मिला के बॉम्बे कहते थे। तो पहले बॉम्बे नाम का शहर नहीं था, बॉम्बे नाम का एरिया था। अब मेरी बात समझ गए बेटा? 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने इन शहरों का स्ट्रक्चर बदल दिया। अब हमने बॉम्बे नाम का कोई बड़ा एरिया नहीं छोड़ा। 1947 में बॉम्बे नाम का एक छोटा सा सिटी, शहर रह गया। बाद में इस बॉम्बे सिटी का नाम चेंज होकर मुंबई हो गया, और बॉम्बे सिटी जिस स्टेट के अंदर है उसका नाम रखा गया महाराष्ट्र। तो 1947 से पहले हम उसे महाराष्ट्र नहीं कहते थे, हम सारे को बोलते थे बॉम्बे। समझ गए बेटा? फिर इंडिया जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, इसका बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे पास इसके अलावा, जो मैंने आपके सामने यहां लिखा, इसके अलावा आप ध्यान से देखो बेटा, कुछ और एरिया भी था इंडिया में। एक हाई कोर्ट और बनाया गया था, और ये हाई कोर्ट उस इलाके में है आजकल जो इलाका पाकिस्तान में चला गया। इसका नाम था सिंध। आपने सुना भी होगा पाकिस्तान में सिंध नाम की जगह है। तो सिंध नाम का हाई कोर्ट था जो उस वक्त इंडिया का हिस्सा था, बाकी 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो मैं पाकिस्तान वाले हिस्से यहां पर नहीं लेता, इन्हें फिलहाल मैं छोड़ देता हूं। हम बात करें कि 1947 से पहले इंडिया में 3 बड़े हाई कोर्ट थे। बोलो बेटा कितने हाई कोर्ट थे? कहां कहां थे बेटा? मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, बिल्कुल सही बेटा। और 1947 से पहले इंडिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं था। जब हमारे हाई कोर्ट किसी केस को डिसाइड करते ना बेटा, और किसी को लगे कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहता है, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तब तो सुप्रीम कोर्ट था नहीं। तो इंडिया से ये सारी की सारी अपील कहां जाती थी? ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो ब्रिटेन का अपना सुप्रीम कोर्ट था। बोलिए ब्रिटेन का क्या था? तो ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन में उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाता। ब्रिटेन में उसका नाम रखा गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश, एक बार फिर से बोल दो। आप ऐसा स्टूडेंट इंडिया में लिखते हुए उसे ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट कह दो तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हमारे केसेस इंडिया से अपील में वहां जाती थी। राइट बेटा? ये सीन कब तक चला होगा? 1947 तक ऐसे ही चला। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 1950 में जाके। हमारे पास इंडिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना, उस सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी 1950 में बना। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया
लेकिन 1950 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं था तब तक भी सारे इंडियन केसेस इंग्लैंड जाते थे डिसाइड होने के लिए, इंडिपेंडेंस के बाद भी 3 साल तक। बताओ क्यों जाते थे बेटा? क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था, है ना बेटा। आप हमेशा पढ़ते हैं, आपने पढ़ा कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना बेटा, लेकिन आप देखो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो देखो एज अ स्टूडेंट, एज अ सीए, एज अ प्रोफेशनल, रिपब्लिक डे जो है वो इंडिपेंडेंस डे से ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हम इंडिया को चलाने के लिए हमारे पास ना सुप्रीम कोर्ट था, और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट हमारे पास पार्लियामेंट भी नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो खुद बन के तैयार हुआ 1950 में। तो 1947 से 1950 तक इंडिया में ना तो पार्लियामेंट थी और ना ही कभी पार्लियामेंट के एमपीज का, लोकसभा राज्यसभा के एमपीज का चुनाव हुआ, ना हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ, ना हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ, हमारे पास किसी मिनिस्टर का इलेक्शन भी नहीं हुआ 1950 तक। 1950 के बाद पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर पार्लियामेंट बनाई गई, पहली बार इंडिया में लोकसभा इलेक्शन हुए। तो 1947 से 1950 तक इंडिया को किसने चलाया? नहीं, ब्रिटेन ने नहीं चलाया, वो टेक्निकली 1947 में हमें छोड़ के चले गए। समझो 1947 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन 1950 तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। 1950 तक, तो 1947 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे थे ना, तो उस वक्त उन्होंने इंडिया के जो लीडर्स थे बड़े बड़े, महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो बाकी लीडर्स थे, उनसे पूछा, जैसे मैं ब्रिटिशर हूं, मैं आपको 1947 में छोड़ के जा रहा हूं, आप सब इंडियंस हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे जाने के बाद इंडिया को कैसे चलाओगे? तो आप कहना सर आप जाओ, हम खुद चला लेंगे। तो ब्रिटिशर्स बोले ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा तो इंडिया की जो चार्ज है, जितनी भी इंडियन एसेट्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, किसको देके जाऊं? तो आप सब मिलके बैठे जैसे ये 3 दोस्त मिलके बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा हाँ भाई तू संभालेगा कुछ? उसने कहा हाँ जी। बोले चल तू होम मिनिस्टर बन जा। तो ये बन गए इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ भाई तू क्या संभालेगा? उसने कहा मैं सबको संभालूंगा, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। ये हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। बोले एक काम कर बेटा, तूने क्या करना है भाई? उसने कहा यार मुझे तो एक काम करो, प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दो। बोले जा तू इंडिया का पहला प्रेसिडेंट। बिना चुनाव के बने सारे। आप लोग क्या करोगे? आप लोग नाराज से हो गए, कह रहे हो सर ने उसे बना दिया, कुछ उसे बना दिया, उसे बना दिया, हमारा नंबर नहीं आए। तुम सब एक एक मिनिस्टर बन जाओ, एक एक मिनिस्ट्री सबकी। तुम सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तुम एक एक मिनिस्ट्री सब संभाल लो बेटा। ऐसे बंटवारा हो गया है ना बेटा, बिना चुनाव की। तो जो पहली गवर्नमेंट थी ना बेटा, उसका चुनाव नहीं हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया, हमने इस गवर्नमेंट को ये कहा कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाओ। इन्होंने उसको लिखना शुरू किया। ये सारे बोले भी हमें तो लिखना आता नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाए हमें नहीं पता। तो हमने इनके लिए क्या किया, अब जो बता रहा हूं बड़ा ध्यान से देखना। हमने कहा अंग्रेज ब्रिटिशर्स इंडिया को कैसे चलाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने 1935 में एक लॉ बनाया था। क्या बनाया था बेटा? लॉ। इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये इस लॉ से इंडिया को चलाते थे। उसके पहले का भी एक लॉ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1917, उसके पहले का भी एक लॉ था। तो हमने आप सबको क्या बोला कि ब्रिटिशर्स इंडिया को इस लॉ से चलाते हैं, तो आप जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे इसी लॉ के बेसिस पे बना लो, ऐसा ही बना लो, है ना बेटा। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक कमेटी बनी। इस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। बोलो क्या नाम था बेटा? ड्राफ्टिंग का मतलब होता है लिखना, लिखने वाली कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का बेस कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 90% तो इसी को ले लिया। उसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में जो अच्छे अच्छे फीचर होते थे, कहीं पर फंडामेंटल राइट्स थे, कहीं पर फंडामेंटल ड्यूटीज थी, कहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, जहां से जो चीज पसंद आई उन सबको यूज कर करके, कंबाइन कर करके उन्हें डाल दिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद तैयार हो गया। लेकिन 1950 तक इंडिया में लीगल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पार्लियामेंट भी नहीं थी, क्योंकि उन सबको बनाने की पावर
कॉन्स्टिट्यूशन से आई, कॉन्स्टिट्यूशन खुद 1950 तक बना। तो 1950 तक हमारी गवर्नमेंट को चलाने का काम हम लोग खुद करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे कामों में ब्रिटेन हमारी हेल्प करता था और इंडियन केसेस डिसाइड होने ब्रिटेन जाते थे। बेटा मेरी बात समझ गए बेटा? फिर 1950 में हमने एक और नया काम किया बेटा, ये जो 3 हाई कोर्ट थे ना, कौन कौन से 3 हाई कोर्ट थे? हमने इन 3 हाई कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट बनाए। हमने हर स्टेट का हाई कोर्ट बनाया, हमने मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया, हमने तमिलनाडु का अलग हाई कोर्ट बनाया, हमने कर्नाटका का अलग हाई कोर्ट बनाया, हमने पंजाब हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनाया, हमने अलग अलग हाई कोर्ट्स बनाए हर स्टेट के। आज हमारे पास 11 हाई कोर्ट्स हैं और आज इंडिया के सभी हाई कोर्ट्स के ऊपर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। राइट बेटा? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इंडियन लीगल सिस्टम, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ी मुझे इसके साथ। पहले एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। मुझे बताओ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कौन से लॉ से बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को चलाने का लॉ कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या उससे पहले इंडिया में सुप्रीम कोर्ट था? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले इंडियन केसेस हाई कोर्ट से अपील में कहां भेजे जाते थे? तो ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? बहुत बढ़िया, यहां तक की बात सब समझ में आ गई बेटा? ओके, अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है और हाई कोर्ट कैसे काम करता है। देखो बेटा, देखो आप जब ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वर्किंग को समझना है। आप सभी सामने देखना बेटा ध्यान से। बेटा ये है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इंडिया में सबसे छोटे लेवल के कोर्ट कौन से होते हैं बोलो? बहुत बढ़िया। और एक एक स्टेट में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। दिल्ली में जहां हम रहते हैं 9 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है बेटा? हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट कंबाइन है, बाकी सबके अपने अलग हैं। देखो ध्यान से इस बात को सुनना बेटा। पहले हाई कोर्ट की बात बताता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात बताता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बेटा अलग अलग लेवल के जजेस होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस के अलग अलग लेवल होते हैं बेटा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीनियर लेवल के जज होते हैं, कैसे लेवल के? सीनियर लेवल के, उन्हें बोलते हैं जज। सीनियर लेवल के जज को क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई? बहुत बढ़िया। जो उससे छोटा होता है ना जूनियर, उसे बोलते हैं मैजिस्ट्रेट। समझ गए बेटा? तो मैं तुम्हारे सामने आकर एक बात बोलता हूं, मान लो मैं तुम्हें कहूं जी मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, तो आप समझना मैं जूनियर लेवल का जज हूं। समझ गए बेटा? अगर मैं तुम्हारे सामने कहता मैं जज हूं तो मेरा लेवल सीनियर लेवल है। जो हाई कोर्ट का जज होता है ना बेटा, हाई कोर्ट का जज इस जज के लेवल से और सीनियर होता है। तो हाई कोर्ट के जज को हम उसके नाम के साथ जज नहीं बोलते, उसके नाम के साथ लगाते हैं जस्टिस। जैसे बोलेंगे जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जस्टिस मानवी खुराना। समझ गए बेटा? अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते तो बोलते जज मानवी खुराना, जज समीर शर्मा। अगर और जूनियर होते बोलते मैजिस्ट्रेट समीर शर्मा। एम आई राइट बेटा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना बेटा, उसके नाम के साथ भी लगाते हैं जस्टिस। आपने सुना होगा इंडिया की चीफ जस्टिस हैं जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, तो इनके नाम के साथ जस्टिस लगाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता जी मिस्टर एक्स इंडिया में एक मैजिस्ट्रेट है, तो आप क्या समझोगे कौन से कोर्ट में है? क्या जूनियर लेवल के हैं, सीनियर लेवल के हैं? अगर मैं कहता कि वो एक जज है, सीनियर है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। अगर मैं कहता जस्टिस है, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मैं पूछना पड़ेगा हमें, खाली जस्टिस नाम से नहीं पता लगता। अच्छा, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं ना बेटा, अब ध्यान से देखना बेटा, मैजिस्ट्रेट भी अलग अलग रैंक के होते हैं बेटा। मैजिस्ट्रेट्स के होते हैं बड़े सारे रैंक। सबसे जो जूनियर लेवल का मैजिस्ट्रेट होता है उसे बोलते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ स्मॉल कॉजेस। बोलो क्या बोलते हैं? ये आपने देखो, ऐसा स्टूडेंट आपने अपनी जिंदगी में इन्हें कम देखा।
लेकिन आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। कहां पर सुना होगा मैं बताता हूं। आपने सुना होगा कोई आदमी डीटीसी की बस में विदाउट टिकट जा रहा हो, तो डीटीसी का लॉ कहता है कि कोई विदाउट टिकट जा रहा है तो हम उसका फाइन लगा सकते हैं। तो डीटीसी के अपने मजिस्ट्रेट होते हैं, डीटीसी को दिए हुए हमने, और डीटीसी के मजिस्ट्रेट डीटीसी की बसेस में विदाउट टिकट जाने वालों का फाइन काटते हैं। 100, 200, 400 रुपए का जो भी फाइन है बेटा, ये मजिस्ट्रेट होते हैं स्मॉल कॉज वाले। कौन से होते हैं बोलो बेटा? स्मॉल कॉज वाले। इनके ऑफिस कहां बनाए? डीटीसी के जहां बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना बेटा, ये वहीं बैठे होते हैं। या डीटीसी की टीम्स जो सड़कों पे टिकट चेकिंग कर रही होती है ना, ये उनके साथ घूम रहे होते हैं। तो आपको शक्ल से अलग दिखेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट है तो सिर पे सींग लगा के घूम रहा है अलग से पहचान नहीं। तो डीटीसी के 6 बंदे बसों में टिकट चेकिंग का काम कर रहे होंगे बेटा, उन्हीं 6 में से एक ही होगा, ये आपकी चालान बुक पर साइन करेगा। समझ गए बेटा? अच्छा, इससे थोड़े से बड़े बोलो बेटा, इनसे बड़े, इनसे सीनियर जो होते हैं उनका नाम होता है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। बोलो क्या नाम है बेटा? नाम में सेकंड क्लास लगा ना बेटा, तो आप समझ सको कि जूनियर है ये भी, लेकिन ये उनसे सीनियर है। जो इनसे भी बड़े होते हैं उन्हें बोलेंगे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? बहुत बढ़िया। मैं आपको मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात बताता हूं। आप जब ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करोगे अपनी जिंदगी में, तो आपकी जो सबसे पहली डीलिंग्स होगी वो इनके साथ होंगी बेटा, ज्यादातर। उसके छोटे वालों के साथ आपकी डीलिंग नहीं होगी। उसके छोटे वाले, जैसे मैंने बोला, वो डीटीसी के चालान काटने वाले, या दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पे देखा होगा। दिल्ली मेट्रो आपको बोलती है कि अगर कोई रेलवे ट्रैक पर घूम रहा हो, कोई मेट्रो की प्रॉपर्टी डैमेज करे, तो 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए का चालान कटेगा। वो चालान कौन काटेगा? स्मॉल कॉज वाले। ये जो है वो सीनियर हो गए थोड़ी सी। तो आप ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी क्लाइंट के केस में जा रहे हो, तो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे फर्स्ट क्लास, है ना बेटा? जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है ना बेटा, किसी भी अपराधी को किसी भी केस में 3 साल तक की जेल की सजा सुना सकता है। नॉर्मली 3 साल से ज्यादा जेल की सजा सुनाने की पावर नहीं होती इसके हाथ में। इनसे बड़ा होता है जज, इनसे ऊपर क्या होते हैं बोलो? तो जो जज होते हैं ना बेटा, देखो जो जज होते हैं, अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? शाबाश बेटा। अब एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे दिल्ली में हम जनकपुरी में बैठे हैं, हमारे यहां का कोर्ट है द्वारका इलाके में, द्वारका में, तो द्वारका कोर्ट बोलते हैं। तो द्वारका कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज बैठा हुआ है। बोलो कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने डिस्ट्रिक्ट जज हैं बेटा? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक होता है। इसको हम लॉ में नाम देते हैं, ये द्वारका कोर्ट का डीजे होता है। क्या बोलते हैं? डीजे तो आप जानते हो बेटा, है ना? तो ऐसा नहीं समझना कि हनी सिंह के गाने चलाते हैं वहां पर, ये द्वारका कोर्ट का डीजे। अच्छा, अब ये देखो बेटा, अब ध्यान से देखना, द्वारका कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट बैठे ना फर्स्ट क्लास वाले, इनसे शुरुआत करता हूं, नीचे वालों को छोड़ रहा हूं। द्वारका कोर्ट में फर्स्ट क्लास वाले लगभग 70 मजिस्ट्रेट बैठे हैं। कितने मजिस्ट्रेट बेटा? तो 70 मजिस्ट्रेट डेली बेस पर केसेस को सुनते हैं और डिसाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल तक की सजा वाले। जो उसके बड़े केस आएंगे जिसमें सजा ज्यादा होगी, वो इनके पास नहीं आ सकते, वो इसके ऊपर लेवल पे जाएंगे। समझ गए बेटा? डीजे के जैसे जज के पास जाएंगे। डीजे जैसे जज के पास क्या पावर होती है बेटा पता है? ये किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस सुना सकता है, फांसी की सजा सुना सकता है। तो इसके पास लॉ में सबसे सीरियस पनिशमेंट देने की पावर है। तो अब क्या होगा कि देखो, यहां 3 साल और यहां डेथ सेंटेंस, तो सारे केस जो सीरियस है वो तो यहीं आएंगे ना। तो डीजे जो होता है बहुत बिजी होता है। पूरे द्वारका कोर्ट का अगर एक डीजे केसेस को सुनेगा तो बहुत बिजी हो जाएगा। तो हमने उसकी मदद करने के लिए उसी के बराबर पावर के, उसके इक्वल पावर के, बट उसके अंडर काम करने वाले, समझ गए बेटा? पावर बराबर है बट काम उसके अंडर करेंगे। हमने और जज अपॉइंट किए, इन्हें बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोलते हैं बेटा? तो हम इन्हें कहेंगे एडिशनल डीजे, एडीजे बोलते हैं, एडीजे। द्वारका कोर्ट में कितने एडीजे हैं बेटा? मैं आपको बताता हूं, द्वारका कोर्ट में एडीजे है लगभग 40। राइट बेटा? तो द्वारका कोर्ट में 40 एडीजे, सबकी पावर है बराबर, डेथ सेंटेंस तक की सजा सुना सकते हैं। अगर जनकपुरी विकासपुरी में किसी का मर्डर करेंगे
तो द्वारका कोर्ट में केस जाएगा, किसी एडीजे के सामने कोई भी सजा सुना सकता है। मैक्सिमम जेल की सजा कितनी सुना सकता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद, आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास कितने साल का होता है पता है? नहीं, तो हिंदी मूवीज वाली बात नहीं बतानी, 14 ईयर्स नहीं कहनी, आजीवन कारावास पूरी जिंदगी का होता है। इसका मतलब जब तक वो मरेगा नहीं, जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ऐसा मानती है कि कुछ साल जेल में रहने के बाद एक इंसान सुधर जाता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि एक इंसान जेल में रहने के 17-18 साल के बाद सुधर जाता है, तो आजीवन कारावास में हरियाणा सरकार 18 ईयर्स के बाद किसी को माफ करके छोड़ सकती है। यूपी गवर्नमेंट छोड़ती है 17 साल के बाद, दिल्ली गवर्नमेंट छोड़ती है 14 साल के बाद, महाराष्ट्र छोड़ता है 18 साल के बाद। अंग्रेजों के जमाने में 14 साल के बाद छोड़ने का काम ज्यादा होता था। तो कभी कभी गलती से एक कॉमन मैन आपको बोलेगा कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है, आपने क्या बोलना है? ऐसा सीए क्या बोलना है? आजीवन कारावास पूरी जिंदगी का होता है। 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 18 ईयर्स के बाद हम सिर्फ उसको छोड़ते हैं जिसका बिहेवियर हमें लगता है अच्छा हो गया। अगर हमें लगा अच्छा नहीं हुआ तो नहीं छोड़ते। एम आई राइट बेटा? और एक जज जब एडीजे किसी केस को डिसाइड करता है ना, तो एडीजे बोल देता है केस को डिसाइड करते हुए, भाई इसका क्राइम ज्यादा सीरियस है, वो ऑर्डर में लिख के भेजता है, छोड़ना नहीं है। समझ गए बेटा? तो एडीजे ऑर्डर में लिख देता है कि आजीवन कारावास दे रहा हूं, लेकिन एडीजे स्टेट गवर्नमेंट की पावर छीन लेता है। कह रहा भाई तुम्हारी पावर छीन रहा हूं, तुमने इसे 20 साल से पहले नहीं छोड़ना, तुमने इसे 25 साल से पहले नहीं छोड़ना, तुमने जिंदगी भर नहीं छोड़ना, इसको ऐसे लेके भेजता है। एम आई राइट बेटा? तो कितने एडीजे हैं द्वारका कोर्ट में? एग्जांपल 40, राइट बेटा? अब इनके और इनके बीच में थोड़े से सीनियर मैजिस्ट्रेट बैठे हुए, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट केस को डिसाइड करेंगे और ये भी केस को डिसाइड करेंगे। इनके बीच में कुछ मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, तो मैं आपको इनके बीच में 2 मैजिस्ट्रेट्स के नाम बताता हूं। देखो बेटा, जो मैजिस्ट्रेट हैं इनके ऊपर, ये अलग कलर से बना के बता रहा हूं, इनके ऊपर एक मैजिस्ट्रेट बैठता है जो इन सबका हेड होता है, इनका सबका हेड होता है। उसे बोलते हैं चीफ, ये नाम है चीफ मैजिस्ट्रेट। लेकिन हम दिल्ली में है ना, तो दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो हम बोलते हैं चीफ, एक वर्ड लिखते हैं नाम के साथ, मेट्रोपॉलिटन। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, हम इसको बोलते हैं सीएमएम। ये सीएमएम अपने जूनियर सभी मैजिस्ट्रेट्स का हेड होता है, राइट बेटा? तो मैजिस्ट्रेट्स के कितने हेड होने चाहिए? एक ही होना चाहिए, एक ही बंदा सबका हेड है, एक ही बंदा सबको चलाएगा। तो द्वारका कोर्ट में एक सीएमएम बैठा हुआ है। सीएमएम उन केसेस को सुनता है जिसमें किसी को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो अगर किसी के क्राइम के अंदर जेल की सजा 3 साल या उससे कम होनी है, तो उसका केस पहली बार मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जाएगा। किसी ने क्राइम किया, जेल की सजा 3 साल से ज्यादा होनी है, 5-6 साल तक हो सकती है, 7 साल से ज्यादा नहीं होनी, तो उसका केस सीधा सीएमएम की कोर्ट में जाएगा। अगर किसी ने क्राइम किया, सजा 7 साल से ज्यादा हो सकती है, बट 7 साल से ज्यादा कुछ भी, तो वो को केस सीधा एडीजे की कोर्ट में जाएगा, है ना बेटा? एक बात बताओ बेटा, तो सीएमएम तो बहुत बिजी हो जाएगा, एक है ना सिंगल, तो सीएमएम की हेल्प करने के लिए सीएमएम के बराबर पावर, लेकिन उसके अंडर काम करने वाले, ऐसी लैंग्वेज दोबारा बोली ना मैंने, सीएमएम के कैसी पावर? इक्वल, बट उसके अंडर काम करने वाले कुछ और सीएमएम चाहिए। तो आप नाम बोलो, क्या रखूं? बहुत बढ़िया, एक बार फिर से बोलो। आपने सबने बिल्कुल सही बोला, बट इसमें एक वर्ड गलत है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में लॉ पहली बार पढ़ रहे हो ना, इससे गलती हुई। लेकिन आपने अपना दिमाग बिल्कुल ठीक लगाया, तो दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है अपना। इसके साथ हम एडिशनल शब्द नहीं बोलते, एडिशनल हम ऊपर वालों के साथ बोल रहे थे ना बेटा, तो यहां पर बोलते असिस्टेंट। क्या शब्द बोल रहे हैं? तो इसके अंडर, इनके अंडर बहुत सारे, मैं आपको यहां लिख के बताता हूं, असिस्टेंट सीएमएम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? समझ गए बेटा? है ना बेटा? असिस्टेंट और एडिशनल दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों जो है एडिशनल बोलेंगे ना, तो कॉमन मैन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ना बेटा, पता है वो क्या बोलेगा? अगर यहां भी एडिशनल होता, कहता नहीं एडिशनल जज की कोर्ट में केस गया, तो हमारे दिमाग में आता एडीजे, और यहां केस होता तो यहां भी कहता है एडिशनल जज की कोर्ट में केस गया।
क्योंकि देखो आज की इस क्लास को करने से पहले आप भी ज्यादातर बच्चों को जज और मैजिस्ट्रेट की पावर में फर्क नहीं पता था। अब तो पता लग गया। अब तो आपको मैं बोलूं कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं तो आप समझ जाओगे मैं इसमें से किसी रैंक में हूं, मैं जज हूं मैं इसमें से किसी रैंक में हूं। हमारा केस जज के सामने गया हुआ है तो यहां गया हुआ है बेटा। मेरी बात समझ गए बेटा? ओके। अब ये तो होते हैं बेटा हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर काम करने वाले जजेस। बेटा यहां तक कोई भी डाउट हो पूछो बेटा। हाँ बेटा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर काम करेगा। अच्छा ठीक है, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। वो एक बात कह रहा थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगर सारे केस संभालते हैं डीजे एडीजे, तो डीजे क्या करता है? बड़ा आसान। देखो जैसे एक एग्जांपल, आप घर में सोचो 2-3 ब्रदर सिस्टर्स हो, मम्मा पापा हैं, घर में जॉइंट फैमिली है बड़ी सी, जॉइंट फैमिली में 5-6 छोटे बच्चे हैं सब। मम्मी ने कहा घर में गेस्ट आने वाले हैं शाम को पूरे घर की ड्राइंग रूम की सबकी कमरों की सफाई करनी है, गेस्ट आने वाले हैं। तो मम्मी क्या करेंगी? मम्मी बीच में घर में बैठ जाएंगी, डंडा हाथ में उठा लेंगी, झाड़ू उठा लेंगी, सारे बच्चों को काम पे लगा देंगी। हाँ भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो ये सारे हैं एडीजे और मम्मी जो है वो है डीजे। तो मम्मी क्या करती है? आपने ये नहीं कहना जो डीजे है वो झाड़ू लेके बैठता है, डीजे एडीजे के बीच में काम का बंटवारा करता है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं जब पहली बार लॉयर बना, आज से 24 ईयर्स पहले की बात, तो मैं एक केस में गया, एक कोर्ट के अंदर एक आतंकवादी था। हम लोग उसके केस में कोर्ट में जा रहे थे, मैं दिल्ली पुलिस का लॉयर था। तो हमने ऐसा देखा जो आतंकवादी था उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था और वो कोर्ट में जज के सामने बेल मांगने आएगा। तो बेटा एक जज है, एक जज थी, लेडी जज थी, इनका नाम था एसएस मान, संतोष स्नेही मान। तो एक लेडी जज थी, बहुत अच्छी थी, और मुझे याद है इनकी कोर्ट में किसी ने गया था किसी केस के लिए, बहुत आराम से बात करती है, बड़े प्यार से बात करती है, बट थी एडीजे, तो बहुत पावरफुल जज थी, बहुत ज्यादा पावर होती है। अब हमने दिल्ली पुलिस का केस लिया, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था एक आतंकवादी, कश्मीर का आतंकवादी था कोई, मतलब सीरियस आतंकवादी था, अच्छा बड़े लेवल का आतंकवादी था। और उस आतंकवादी को जब दिल्ली पुलिस लेकर कोर्ट में आएगी तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आतंकवादी को लाने से पहले जज से परमिशन मांगी कि सर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, कल लेकर आएंगे, तो प्लीज परमिशन दो, आधे घंटे के लिए कोर्ट प्रेमाइसेस जो है खाली कराएंगे, इसको लाएंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ लाना है, हमला हो सकता है। पुलिस टीम जो लेकर आएगी, फिर दिल्ली में से इसको लेकर आएंगे, कोर्ट में लाएंगे, हजारों लोगों की भीड़ होती है, तो इसका जो गैंग है, इसके जो साथी आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास बड़े वेपन हैं बड़े साइज के, तो उसको जब लाएंगे तो दिल्ली पुलिस की टीम्स होती है, एक स्वॉट नाम की टीम होती है, बोले वो टीम इसको लेकर आएगी, तो स्वॉट कमांडो इसको लेकर आएंगे। तो अब जो आतंकवादी है उसको आने से पहले जज को बता रहे हैं, है ना, माहौल बना रहे हैं जज के सामने, सर कोर्ट रूम खाली होगा और स्वॉट कमांडो सुबह कोर्ट को घेर के खड़े हो जाएंगे, दोपहर में 10 बजे इसको लेकर आएंगे बेटा, आधे घंटे के लिए कोर्ट बाकी सबके लिए बंद हो जाएगा। मेरी भी हियरिंग है, मैं भी उस केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से लॉयर हूं, तो हम लोगों को कहा गया कि सर आपने आज सुबह कितने बजे घर से निकलते हो? मैंने उसे कभी 8 o'clock, 9 बजे कोर्ट पहुंचते हैं, 10 बजे केस लगना है, तो उन्होंने कहा सर प्लीज आज आप 8 बजे घर से नहीं निकलोगे, आज आप 7 o'clock निकलो, आपका जो रूटीन टाइम है उस टाइम पर नहीं निकल सकते आपकी सेफ्टी के लिए, और आप जब आओगे तो जिस रास्ते से आते हो आज आपका रास्ता चेंज करके लाएंगे, और 4 स्वॉट कमांडो आपके साथ भी आएंगे। तो मैं रहता हूँ पीतमपुरा, जो केस था वो 30 हजारी कोर्ट में था, तो नॉर्थ कैंपस है ना बेटा, उसके अंदर से रास्ता निकलता था। तो उन्होंने कहा नॉर्थ कैंपस मत से मत जाओ, आज हम आपको आजादपुर और एक जगह बुराड़ी का चक्कर काट के 10 किलोमीटर फालतू चक्कर काट के लेके जाएंगे, रूटीन जो रास्ता है वहां से लेकर नहीं जाएंगे, हमें नहीं पता किसी ने आपकी मूवमेंट को ट्रैक किया हो और रास्ते में आपको मार दे, क्योंकि आप इसकी बेल को अपोज करने के लिए कोर्ट में खड़े होंगे। ठीक है बेटा, वो लेकर जा रहे हैं बेटा। अब एक प्रैक्टिकल बात है, वो जो जज है, देखो मुझसे ज्यादा थ्रेट तो जज को होगा ना बेटा। सोचो किसी ने उस जज को फोन करके धमका दिया हो, भाई जज मान जो है केस को डिसाइड करेंगी, उनका एक छोटा बच्चा है 10 ईयर्स का, 5th क्लास में की स्कूल में पढ़ता है, उसको धमकी दे दी हो कि तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, वरना इसको बेल दो, तो अभी लग रहा है शायद वो दबाव में ना आ जाए, है ना बेटा, ऐसा हो सकता है ना। तो दिल्ली पुलिस ने हमें बताया कि हमने 30 हजारी कोर्ट के डीजे को रिक्वेस्ट की है कि ये जो केस है ना, ये किसी ऐसे जज को दिया जाए जो ऐसे किसी दबाव में नहीं आता। तो हमें बताया गया कि दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में एक एडीजे थे, नाम था पृथ्वीराज सिंह,
जाट थे, पृथ्वीराज सिंह थे, नाम भी पृथ्वीराज सिंह था बेटा, 6 फुट 3 इंच के थे बेटा, और जितने लंबे थे बेटा उतने चौड़े थे। ये 22-22 इंच के उनके बाइसेप्स होंगे बेटा, मसलमैन टाइप का आदमी था बेटा। तो बोले वो पृथ्वीराज सिंह की कोर्ट में केस लगेगा, है ना। तो ये जो सीरियस मैटर है ये जज पृथ्वीराज सिंह को देते हैं, सुनता ही नहीं किसी की। बोले जब उसके सामने लेके जाएंगे, जब जज एसएस मान के सामने हम जाते, तो एसएस मान एक बड़ी पोलाइट सी जज है, उस आतंकवादी को कैसे पूछती, कहती हाँ आपका नाम क्या है। वो पृथ्वीराज सिंह उसको पूछेगा हाँ भाई, हाँ भाई क्या नाम है तेरा, तो बताएगा जी मेरा नाम XYZ नाम है, साफ बता, दोबारा बता, ऐसे बताएगा। उसकी टोन ही ऐसी बेटा, बोलते ही ऐसे बेटा। तो ये जो काम का बंटवारा होना है ना बेटा, ये डीजे करता है, समझ गए बेटा। एक हफ्ते बाद हमारी फर्म के पास किसी का डिवोर्स केस है, हस्बैंड और वाइफ का। वो डिवोर्स केस एसएस मान की कोर्ट में है। सोचो डिवोर्स केस में हम पृथ्वीराज सिंह के पास केस भेज दें, है ना बेटा। वाइफ अगर कह रही है मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वो बोलता ही ऐसे है, क्या बात है डिवोर्स चाहिए, मैरिज क्यों की थी, क्यों आई मेरे सामने, वो ऐसे ही बोलता है बेटा। तो वो जाएगा एसएस मान के पास, वो ने समझाएगी कि देखो डिवोर्स तो करवा दूंगी, लेकिन इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, आप दोनों की मैरिज खत्म कर दूंगी, तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाएगी, बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। बुरे पृथ्वीराज सिंह ये सारी बातें नहीं पूछता। तो ये जो जज है ना बेटा, उसके अंदर काम का बंटवारा एडीजेस को कैसे होना है वो डीजे करता है। तो डीजे को बताते हैं तुम्हारे पास 40 जज हैं, द्वारका कोर्ट के डीजे को भी बताया जाएगा। इसमें से 5 ऐसे हैं जो किसी भी सीरियस मैटर में किसी की नहीं सुनते, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट। जब एक केस उनके सामने आता है तो उनकी ऑनेस्टी पर कोई डाउट नहीं है। आपको जो केस ऐसा लगे कि इस केस में बड़ा दबाव डाला जाएगा, धमकियां मिलेंगी जज को, पैसे का लालच देंगे, इसको देंगे, ये केस यहां जाए, ये केस में किसी की नहीं सुनता, ये जो केस में होना चाहिए वही करता है ना बेटा। तो ये जो बंटवारा है ना ये करता है। ऐसे ही बेटा असिस्टेंट सीएमएम को केस का बंटवारा सीएमएम करता है, और ऐसे ही बेटा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को भी केसेस का बंटवारा सीएमएम करता है। फिर अच्छा एक बात, आपने सीए कर लिया, आपको फाइनेंस की, लॉ की, टैक्सेशन की अच्छी समझ है, फिर आपने एलएलबी कर ली, फिर आप जज बन गए। जज तो बन गए, लेकिन आपको फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अगर किसी कोर्ट केस में फाइनेंस का, पैसे की हेराफेरी का झगड़ा है, शायद आप ज्यादा अच्छा डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि आपने सीए भी किया था कभी। तो ये डिसाइड करेगा डीजे कि ऐसे एडीजे को केस अगर ये वाला भेजें तो ज्यादा अच्छा है बेटा। बोलो बेटा मैं ठीक कह रहा हूं। तो काम का बंटवारा करता है बेटा वो। यहां तक की बात समझ गए बेटा? और कुछ पूछो बेटा, और कोई चीज बेटा? चलिए तो एक बार कोशिश करते हैं, बिना देखिए रिवाइज करने की कोशिश करते हैं बेटा। हाँ मुझे बताओ कि जो हमारे, ठीक बेटा, मैं आपने जिसने अभी ज्वाइन के बच्चे ने बेटा, मैं अभी दोबारा से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा मुझे बताना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने लेवल के जजेस हो गए हमारे पास? 2, एक जज और एक मैजिस्ट्रेट। जज होते हैं सीनियर वाले, मैजिस्ट्रेट होते हैं एक रैंक छोटे वाले। मैजिस्ट्रेट में भी अलग अलग रैंक होते हैं। मैजिस्ट्रेट में सबसे बड़ा रैंक होता है सीएमएम, सीएमएम। उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट सीएमएम, उसके नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ स्मॉल क्लास। जो जज होते हैं ना बेटा, उसमें जो सीनियर वाला होता है उसे बोलते हैं डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। उसके अंडर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे। ठीक है बेटा, एक एक कोर्ट में ढेरों जज होते हैं। दिल्ली में हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन पर केस चल रहा है अभी, है ना। तो इनका जो केस चल रहा है, आप सभी सुनो, इनका केस, इनके केस में जो सजा इनको हो सकती है वो 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। तो आप मुझे बताओ उस केस को कौन से लेवल के मैजिस्ट्रेट जज के पास भेजें? एडीजे के पास जाएंगे। तो एक एडीजे है जो इनके केस को सुनती है, इनका नाम है स्वर्ण कांता। जज स्वर्ण कांता जी इनके केस को सुन रही है। और जब जज स्वर्ण कांता इसके केस को सुनती है, उनको रिसेंटली इसी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है कुछ महीने पहले। ऐसा माना गया था दिल्ली में रहती है, दिल्ली में ही उनका घर है। दिल्ली के सीएम को अरेस्ट करके लाया गया है, 4 मिनिस्टर्स भी अरेस्ट हैं, जेल में बंद है। तो दिल्ली का सीएम और दिल्ली के मिनिस्टर दबाव बना सकते हैं ना उसके बाद पॉलिटिकल। तो हम ऐसा मानेंगे कि ऐसा जज होगा वो जो शायद दिल्ली के सीएम के दबाव में आए बिना काम करेगा, वही इस केस को सुनेगा। और कल को उसे लगे कि वो इस केस को नहीं सुनना चाहता, तो वो अपने डीजे को ये केस वापस देगा कि मुझे मत दो, मुझ पर एक्सेस प्रेशर है,
मुझे लगता है कि मुझे इतना प्रेशर में काम करना पड़ रहा है, भाई किसी और को दो, तो फिर हम दूसरा ऐसा जज ढूंढेंगे जो इस केस को बिना प्रेशर के हैंडल कर सके। तो ये बेटा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना काम का, ये डीजे करता है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम चलते हैं हाई कोर्ट में बेटा। कहां चल रहे हैं बेटा, बोलो। बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट में बेटा जज होते हैं। मैं आपको हाई कोर्ट के जजेस के रैंक बताता हूं। हाई कोर्ट में दो तरह के जज होते हैं। एक होता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बोलो क्या होता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और एक होते हैं हाई कोर्ट के बाकी जज, उन्हें बोलते हैं जस्टिस। बेटा यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही काम होगा। चीफ जस्टिस केसेस का बंटवारा करता है कि कौन सा केस कौन से जस्टिस को भेजे। चीफ जस्टिस बताता है ये केस इनको दे दो, ये केस इनको दे दो, ये केस इनको दे दो। हाई कोर्ट में जब भी कोई केस आता है ना बेटा, ध्यान देना, जब हाई कोर्ट में कोई केस आता है और नॉर्मल केस होता है बेटा, कोई बहुत सीरियस लेवल का केस नहीं है, नॉर्मल सा केस है, तो उसको हाई कोर्ट में एक जज सुनता है, एक जस्टिस उस केस को सुनता है। समझ गए बेटा? अगर हाई कोर्ट में कोई सीरियस केस आ जाए तो उसको सुनने का काम करते हैं दो जज, 1+1, दो जज मिलके केस को सुनते हैं। अगर और कोई सीरियस नेचर का केस आ जाए तो उसमें 3 जज बैठते हैं, 1+1+1। हाई कोर्ट में कभी भी 3 से ज्यादा जज मिलके किसी एक केस को नहीं सुनते। समझ गए बेटा? तो हाई कोर्ट में नॉर्मल केसेस को कितने जज सुनते हैं बेटा? एक। थोड़ा सीरियस मैटर हो तो, और से ज्यादा सीरियस हो तो। जब एक सिंगल जज किसी केस को सुनता है तो उसको जज के ऑफिस को, उस कोर्ट को हम बोलते हैं सिंगल बेंच। क्या बोलते हैं बोलो बेटा? बेंच। जज के ऑफिस को, जज की सीट को बेंच बोलते हैं। बेंच मतलब ये मत सोचना कि जज के बैठने के लिए हमने बेंच लगा रखा है, बेंच पे बैठे खाओ। तो जज के ऑफिस को बेंच बोलते हैं सिंगल बेंच केस को डिसाइड कर रहा है। सिंगल बेंच जब किसी केस को डिसाइड करता है ना बेटा, और आपको लगे ऑर्डर सही नहीं है, आप उसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हो, तो वो अपील सिंगल बेंच से 2 जजेस के सामने जाती है। नहीं, इसे बोलते हैं डिवीजन बेंच। क्या बोलते हैं? एक बार फिर से बोलो। शाबाश, डिवीजन बेंच है ना बेटा। अगर डिवीजन बेंच ने किसी केस को डिसाइड किया और हमें लगे वो सही नहीं है, तो वो अपील उससे बड़े बेंच के पास जाएगी। कितने जजेस हैं इसके अंदर? इसे बोलते हैं, आप बताओ क्या बोलना चाहिए, नाम रखो इसका कुछ। 1 वाले का सिंगल बेंच, 2 वाले का डिवीजन बेंच, 3 वाले का, बट ये ध्यान रखना 3 से बड़ा बेंच नहीं बनाएंगे हम, तो 3 वाले को हमने नाम दिया फुल बेंच। हाई कोर्ट जब एक 3 जजेस का बेंच बैठता है ना बेटा, तो हम उसको बोलते हैं हाई कोर्ट अपनी फुल पावर के साथ काम कर रहा है। मैं आपको इसके अंदर एक बात बताता हूं, जब हाई कोर्ट का फुल बेंच बैठता है बेटा, बोलो हाई कोर्ट का कौन सा बेंच है? तो एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट का फुल बेंच जब किसी केस को डिसाइड करता है, तो वो अपनी स्टेट में इतना पावरफुल होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है ना, वो सारी हाई कोर्ट का फुल बेंच यूज करता है अपनी स्टेट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट पावर यूज करता है पूरे इंडिया के लिए, हाई कोर्ट अपनी स्टेट के लिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल, एक बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लेना है, बच्चे की कट ऑफ मार्क्स जो है कॉलेज की एडमिशन लिस्ट के बराबर है, उसका एडमिशन होना चाहिए और कॉलेज उसे एडमिशन देने से मना कर दे, तो हाई कोर्ट का फुल बेंच कुछ भी कर सकता है। कॉलेज को ऑर्डर दे सकता है इसे एडमिशन दो, हाई कोर्ट का फुल बेंच ऑर्डर दे सकता है कि कॉलेज को सीट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कुछ भी एक्शन ले सकता है। यहां जो डेथ सेंटेंस मिली है, अगर किसी को लगे कि मेरे अगेंस्ट गलत ऑर्डर आ गया, वो अपील करे, वो बदल सकता है, पनिशमेंट को कम कर सकता है, किसी को कम पनिशमेंट मिल गई, ज्यादा होनी चाहिए थी, बढ़ा सकता है। तो हाई कोर्ट का फुल बेंच अपनी स्टेट में वो सारे काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। समझ गए बेटा? सुप्रीम कोर्ट की पावर नेशनल लेवल पर है, हाई कोर्ट की पावर स्टेट लेवल पर है। बोले बात समझ गए बेटा? अब किसी को लगे कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अपील करनी है, इसने भी ऑर्डर सही नहीं दिया, तो फिर वो अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेटा 2 तरह के जज बैठेंगे। एक तो बैठेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। आजकल कौन है इंडिया की चीफ जस्टिस? इनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़, और ये इंडिया के यंगेस्ट एज की चीफ जस्टिस हैं बेटा, और अभी कुछ साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहेंगे इंडिया के, और इससे पहले इंडिया के आज तक के सबसे लंबे टाइम जो चीफ जस्टिस रहे 7 ईयर्स तक, वो इन्हीं के फादर थे, उनका नाम था VY चंद्रचूड़।
तो वी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे हैं डी वाई चंद्रचूड़, बहुत ही डायनेमिक जज हैं। और डायनेमिक क्यों कह रही, क्योंकि बड़े लिबरल थिंकिंग वाले जज हैं, मतलब किसी भी मैटर में इतने अच्छी ओपिनियन देते हैं, इतने अच्छे जजमेंट देते हैं कि किसी भी मैटर में किसी भी केस को डिसाइड करते हुए अनबायस्ड होकर जजमेंट देते हैं, बहुत अच्छे। इनके पास गे मैरिजेस का केस गया तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा बड़ा ट्रेडिशनल होता है, गे मैरिजेस के अगेंस्ट होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि एक पर्सन किस से मैरिज करना चाहता है, किसी मेल से या फीमेल से, ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट उसमें, सरकार उसमें इंटरफेयर कैसे कर सकती है ना बेटा। तो ये एक इंसान की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको कौन अच्छा लगता है, एक मेल या फीमेल, उन्होंने कहा ये तो उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है, सरकार थोड़ा इंटरफेयर कर सकती है। इन्होंने पहली बार उसका ऑर्डर इशू किया। ट्रिपल तलाक का केस गया, इन्हें कहा गया एक हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल के घर से बाहर निकाल सकता है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो पावर वाइफ को भी दो कि वो भी हस्बैंड को तलाक 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 बोल के घर से बाहर उठा के फेंक दे, अगर वाइफ को पावर नहीं दोगे तो हस्बैंड को कैसे दे दोगे। इन्होंने कहा दोनों इक्वल है ना, तो इन्होंने कहा इक्वलिटी तो इक्वल ही होती है, इक्वलिटी में कैसे कि हस्बैंड को ज्यादा पावर दे दें वाइफ को कम। मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ये केसेस को डिसाइड करवा रहे हैं, इसके लिए इनके पास सुप्रीम कोर्ट में बाकी जजेस हैं, राइट बेटा। बेटा सुप्रीम कोर्ट के बेंच भी हाई कोर्ट की तरह होते हैं। सबसे छोटा बेंच कौन सा बनेगा आप बताओ, बहुत बढ़िया, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक जज का बेंच है सिंगल बेंच। बेटा सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली कम होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले तो सारी केस इंपॉर्टेंट है बेटा। सुप्रीम कोर्ट में तो केस ही वो आएगा ना जो हाई कोर्ट के फुल बेंच के बाद आ रहा है, तो वो तो पहले ही बड़ा केस था। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच कम होते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच ज्यादा होते हैं। बोलो कितने बेंच होते हैं, इसमें कितने जज हैं बेटा, तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस के डिवीजन बेंच ज्यादा हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे केसेस में, अधिकतर केसेस में डिवीजन बेंच होता है। अधिकतर केसेस में कैसा बेंच होता है, अधिकतर केसेस में अगर किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये भी बहुत सीरियस मैटर है और डिवीजन बेंच से बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक 3 जजेस का बेंच बनाता है। कितने का बेंच बनाता है बेटा, इसका नाम होता है फुल बेंच। बोलो क्या नाम होता है, तो फुल बेंच बड़ा रेयर होते हैं, नॉर्मल केसेस में फुल बेंच नहीं बनते, फुल बेंच एक्सेप्शनल केस में बनते हैं, जहां किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी की लाइफ या डेथ की बात है। आपने सुना होगा, आज से दिल्ली में आज से बहुत साल पहले, लगभग 11-12 साल पहले, धौला कुआं नाम की जगह पर एक गैंग रेप केस हुआ था। इसमें 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दी गई थी। तो उन 4 लोगों को डेथ सेंटेंस दी जा रही थी, उनको फांसी की सजा सुनाई जानी थी। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठा, फुल बेंच ने उन 4 लोगों के केस को सुना। उनके केस में सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल अपील पर अपील, आर्गुमेंट्स पर आर्गुमेंट्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा इनको डेथ सेंटेंस होगी। उसके बाद उनमें 4 में से एक ने प्रेसिडेंट को अपील की कि हमारी पनिशमेंट माफ कर दो। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, माफ नहीं करूंगा। तो उस पर्सन ने प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट फुल बेंच के सामने अपील की कि प्रेसिडेंट बहुत से केसेस में बहुत से अपराधियों को माफ करता है, उसने मुझे नहीं किया, मैं भी तो बराबर हूं सबके, जब बाकी अपराधियों को माफ करता है तो मुझे क्यों नहीं किया। प्रेसिडेंट की पावर पर केस चलाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट की पावर पर केस चलेगा, तो फुल बेंच ने उस केस को डिसाइड किया। फाइनली उसने कहा इसको फांसी होगी। समझ रहे बेटा, तो मल्टीपल केसेस है, ये सीरियस केस है, 4 लोगों की जिंदगी जा रही है, उन्होंने सीरियस क्राइम किया, उनका क्राइम है बहुत सीरियस, किडनैपिंग प्लस गैंग रेप प्लस मर्डर, उनको फांसी हो रही है, उनकी लाइफ हम छीन लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि केस गलत डिसाइड हो गया हो, है ना, किसी इनोसेंट आदमी को सजा मिल जाए। तो फुल बेंच ने उस केस को डिसाइड किया। समझ गए बेटा, ये यहां तक का एक लेवल खत्म हो गया। अब इसके अंदर एक और समस्या आई, कभी कभी केस इससे भी ज्यादा सीरियस हो, इतना सीरियस केस जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता हो। मैं आपको बार बार लास्ट क्लास से एग्जांपल दे रहा हूं, वो ट्रिपल तलाक का, गे मैरिज वाला। तो इंडिया में कितने लोगों पर असर पड़ेगा अगर हम ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करें, हजारों लाखों। अगर हम गे मैरिजेस को इनवैलिड कर दें, वैलिड कर दें, कितने लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, लाखों। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में 3 से ज्यादा जजेस भी बैठ जाते हैं। समझ गए बेटा, 3 से ज्यादा, जब 3 से ज्यादा बैठेंगे ना बेटा, तो कभी भी इवन नंबर में नहीं बैठते, और नंबर बैठता है। तो 3 से ज्यादा जजेस बैठते हैं 5। जब 5 जज बैठते हैं तो हमने उसका एक स्पेशल नाम दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। क्या नाम दिया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहुत पावरफुल होता है। फुल बेंच के पास सारी पावर है,
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को बदल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कर सकता है? लॉ बदल सकता है। कोई लॉ नहीं है, बना सकता है। कोई लॉ बना हुआ है, बने बनाए लॉ भी कैंसिल कर सकता है। कल को आपको कहे इंडिया में एक लॉ बना पड़ा है, वो बने हुए लॉ बदल सकता है। लॉ जो नहीं है उनको बना सकता है, बने हुए लॉज को हटा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कुछ भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इवन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का मीनिंग भी वही बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सभी काम कर सकता है। ये इवन वो काम भी कर सकता है जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसी भी लॉ को बदल सकता है, लॉ बना सकता है, बने हुए लॉ कैंसिल कर सकता है। तो 5 जजेस का बेंच बैठता है। जब 5 जज किसी केस को डिसाइड करे तो कभी कभी उनकी थिंकिंग नहीं मिलती। 5 में से एक आदमी कह रहा है ये काम ऐसे हो, एक कह रहा है ये काम ऐसे हो, अपोजिट है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम 5 में से मेजोरिटी ढूंढेंगे। इसीलिए हमने इवन नंबर नहीं रखा, ऑड नंबर रखा। 5 में से मान लीजिए 3 कहते कि भाई ट्रिपल तलाक वैलिड नहीं है, 2 कहते वैलिड है, तो 2 ने का वैलिड है, 3 ने का नहीं है, तो 3 की बात मानेंगे। अगर 3 कहते वैलिड है, 2 कहते वैलिड नहीं है, तो भी 3 की बात, मतलब मेजोरिटी की बात मानते। इस हमने ऑड नंबर रखे बेटा। कभी कभी कोई केस ऐसा होता है जहां 3 से भी ज्यादा जजेस की जरूरत पड़ जाए। हमें लग रहा है इसमें इंडिया में लाखों लोगों की जिंदगी पर ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले सालों में भी फर्क पड़ेगा, ढेरों लोगों की जिंदगी पर बहुत असर पड़ने जा रहा है। तो 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बैठ सकता है। तो इंडिया में एक बार कुछ केसेस में, कई केसेस में 7 जजेस का बेंच बैठा है। कुछ केसेस उससे भी सीरियस नेचर के आए, हमारे पास 9 जजेस का बेंच बैठा है। फिर इंडियन हिस्ट्री में एक बार 1970s में एक बेंच बैठा था जिसमें 11 जजेस थे, 11। और आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा बेंच जो बैठा है वो है सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस का बेंच। इस 13 जजेस के बेंच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट की दोनों की सुपरमेसी का झगड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की पावर्स को लेकर झगड़ा हुआ कि दोनों में से किसके पास पावर ज्यादा है। तो 13 जजेस ने केस को डिसाइड किया। अब आप ऐसा सीए ध्यान रखो, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान रखो, कोर्ट जब किसी केस को डिसाइड करता है तो उसके साथ रीजन देता है ये केस क्या है और इसको डिसाइड करने के क्या रीजन है। तो बेटा जब 13 जजेस किसी केस को डिसाइड करेंगे तो सब अपने अपने रीजन लिखेंगे। तो जो 13 जजेस वाला जो डिसीजन है ये आपको सीए इंटर में पढ़ाएंगे। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2600 पेजेस का डिसीजन दिया। 2600 पेजेस का डिसीजन है, किताब की फॉर्म में है पूरा। और ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा बेंच है। 5 जजेस और उसके बड़े बेंच को हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही बोलते हैं, नंबर बोल देते हैं साथ में। 7 जजेस का बेंच है, 9 जजेस का बेंच है, 13 जजेस का बेंच है। जो बेटा ट्रिपल तलाक वाला केस था ना, उसमें 5 जजेस का बेंच बैठा था। समझ के बेटा, वो तो इंपॉर्टेंट हो गया ना बेटा। गे मैरिजेस वाला केस 5 जजेस का बेंच बैठा है। पिछले लगभग 12 से 15 सालों में 5 जजेस से बड़ा बेंच अभी तक नहीं बैठा है कोई। जब कोई बहुत सीरियस मैटर आता है तब बैठता है। एम आई राइट बेटा? यहां तक की बात समझ गए? तो मैंने आपको आज क्या सिखाया? मैंने सिखाया कोर्ट से केसेस कैसे डिसाइड होते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 5 मिनट के बाद। एक बार आप बताओ क्या ये कुछ चीजें याद हुई बेटा? बेटा हमारे जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा हुआ? 1950 से पहले इंडियन केस डिसाइड होने कहां जाते थे? कौन से कोर्ट में? 1950 के बाद हमारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होते हैं। एक बार फिर पूछता हूं, एक आदमी ने क्राइम किया, छोटा सा क्राइम, जिसके लिए उसे 1 से 2 साल या 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, तो वो केस सबसे पहले कौन से कोर्ट में जाएगा? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगर यहां उसे लगता है मुझे जस्टिस नहीं मिला, वो अपील करना चाहे, तो वो अपील करेगा, इसके अगेंस्ट अपील करेगा असिस्टेंट सीएमएम के पास, उसके अगेंस्ट अपील करेगा एडीजी के पास, उसके वहां लगे कि मुझे इसके भी अगेंस्ट जाना है, अपील करना है, तो फिर जाएगा हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट में अपील जाएगी तो सीरियस मैटर है तो पहले ही डिवीजन बेंच या फुल बेंच के सामने जाएगी, वरना सिंगल बेंच के सामने भी आ सकती है। तो हाई कोर्ट में अपील कैसे जाएगी? पहले सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच, फिर फुल बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी देखो कुछ केस ऐसे होते हैं बेटा, डिवीजन बेंच के सामने गए और डिवीजन बेंच के बाद आपने क्या किया बेटा पता है? आपको लगा डिवीजन बेंच ने केस को डिसाइड किया और डिवीजन बेंच कहते देखो हमने तो कर दिया, तो हाई कोर्ट में ही 3 जजेस के सामने लेके मत जाओ, सीरियस मैटर है। तो डिवीजन बेंच ऑर्डर देता है कि आप इसको लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो हम फुल बेंच को छोड़कर सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। एम राइट बेटा? यहां तक की बात ठीक है?
कोई भी डाउट पूछना हो बेटा कुछ पूछो। हाँ बोलो बेटा। असिस्टेंट सीएमएम, हाँ बेटा। एडीजे, देखो डीजे केस नहीं सुनता। हाँ डीजे तो एडिशनल डीजे की मदद से, एडीजे की मदद से डिसाइड कराता है। सीएमएम भी नहीं सुनता। सीएम सुनता है बट बड़े रेयर केस, उसका सारा काम असिस्टेंट सीएमएम करते हैं बेटा। हाँ तो यहां से एडीजे, एडीजे के बाद हाई कोर्ट। जो डीजे है वो उनका सुपरविजन कर रहा है। डीजे याद करो कौन था? झाड़ू वाली मम्मी, जो घर में सारे बच्चों ने सफाई कराती है। तो मम्मी अगर खुद सफाई में लग गई तो बच्चों को सुपरवाइज कैसे करेगी, है ना बेटा? तो मम्मा काम तब करेगी जब वो बच्चे अवेलेबल ना हो। मान लो किसी दिन कोर्ट में कोई भी एडीजे अवेलेबल नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं, सीरियस मैटर आ गया, तो डीजे खुद भी केस को सुन लेता है। लेकिन जब उसके पास एडीजे होते हैं तो वो उन्हें देता है कि आप केसेस को डिसाइड करो, क्योंकि बेटा उनकी पावर तो बराबर है ना, पावर दोनों की इक्वल है, सिर्फ वो डीजे के सुपरविजन में काम करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? लीगल सिस्टम कैसा है मुझे बताओ? इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम कैसा बेटा? ये एक स्टेप बाय स्टेप काम करने वाला सिस्टम है। और कभी कभी सुनते हैं बेटा कि किसी केस को कोर्ट से डिसाइड होने में सालों साल लग गए। क्यों? क्योंकि देखो मल्टीपल लेवल से होता हुआ जा रहा है ना बेटा, मल्टीपल लेवल से होता हुआ जाता है। फिर एक और बात बताता हूं, जो जजेस होते हैं ना बेटा, जैसे एक एडीजे सुबह 10 बजे अपने कोर्ट में आकर बैठता है, नॉर्मली शाम के 4:30-5 तक केसेस को सुनता है। तो द्वारका कोर्ट के एडीजे की बात बता रहा हूं, एक एक एडीजे एक दिन में 100 से लेकर 150 केसेस सुनता है। तो एक एडीजे एक दिन में 100 से ऊपर केस सुन रहा है बेटा। किसी किसी के पास ज्यादा केसेस हैं, वो 200 केस पर डे सुन रहा है। तो सोचो जब वो 100 केस पर डे सुनेगा तो नंबर ऑफ केस कितने ज्यादा है बेटा। तो इंडिया के अंदर जो हमारे हाई कोर्ट है ना बेटा, और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है। 2 करोड़, ये ह्यूज नंबर है बेटा। और वहां पर हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसा बेटा, जजेस के ग्रुप बैठे हुए हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में 50 जज हैं, चीफ जस्टिस को छोड़ के। तो 50 जजेस के 2-2 और 3-3 वाले बेंच बैठे हुए हैं। हर कोर्ट रूम में 2 जज बैठे हैं, 3 जज बैठे हैं, 2 जज बैठे हैं, 3 जज बैठे हैं। बेटा 2-2 जजेस मिलकर केसेस को डिसाइड करें। दिल्ली हाई कोर्ट की बात बताऊं तो यहां पर हर रोज डेली बेस पर मिनिमम से मिनिमम 10 डिवीजन बेंच काम करते हैं, जिसमें 2-2 जज बैठे हुए हैं केस को सुनने। 20 जज वहां बिजी हैं, कम से कम 5 फुल बेंच बैठे होते हैं, समझ रहे हो? 15 जजेस वहां बिजी हैं। उसके अलावा 25 जजेस और हैं जो सिंगल बेंच बैठे हैं, केसेस को सुनने लग रहे हैं। और हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज एक दिन में 200 से ऊपर केसेस को सुनता है और डिसाइड करता है। तो ये, लेकिन फिर भी केसेस के लेवल बहुत सारे हैं। इतने सारे लेवल क्यों है बेटा? क्योंकि लीगल सिस्टम चाहता है हर पर्सन की बात, अगर किसी का केस गलत डिसाइड हुआ तो बड़े लेवल पे उसको ठीक किया जा सके, करेक्शन किया जा सके, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। किसी ना किसी लेवल पे तो हम उसके साथ होने वाले इनजस्टिस को रोक सकते हैं। है मैं राइट बेटा? तो मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखवाता हूँ और उसके बाद देखते हैं, मुझे तो टाइम नहीं बचेगा। उसके बाद आप शुरू करो, मैं आपको लिखवाता हूँ बेटा। एक क्लास और अगली क्लास भी इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊंगा। अच्छा, आज के लिए हेडिंग क्या डालें हैं मुझे बताओ? ओके, आप लिखो कोर्ट या जुडिशरी। आप लिखो कोर्ट्स, साथ में लिख सकते हो जुडिशरी। बोलूं बेटा? पहला पॉइंट लिखो बेटा, लिखो द हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी, द हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी इज द सुप्रीम कोर्ट। क्या लिखा जी? बोलो, हेड ऑफ इंडियन जुडिशरी इज द सुप्रीम कोर्ट। सेम पॉइंट पे लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वॉज क्रिएटेड, सुप्रीम कोर्ट वॉज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसी में आगे लिख रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बनाना, बिफोर क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पॉइंट नंबर 2 बेटा, बिफोर क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिफोर क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंडियन केसेस वर
Indian cases were sent to Indian cases were sent to House of Lords. Indian cases were sent to House of Lords in Britain. Indian cases were sent to House of Lords in Britain. Indian cases House of Lords के पास जाते थे ब्रिटेन के अंदर. Now Indian cases are, हाँ जी बिल्कुल सेम पॉइंट. Now the Indian cases are decided within India Indian cases are decided within India by the Supreme Court. By the Supreme Court. फिनिश बेटा. अगला पॉइंट बेटा, कौन सा पॉइंट बनेगा बेटा? थर्ड. आप लिखो बेटा. ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए कुछ बातें बताई थी. इंडिया में 3 हाई कोर्ट थे. ये लिखना नहीं है, ये आपकी नॉलेज के बताया सिखाने के लिए. अब इस हिस्से पर आऊंगा. थर्ड पॉइंट बेटा लिखो. देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया. देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया and बेटा फिर बोलता हूं. देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एंड देयर आर हाई कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ देयर आर हाई कोर्ट्स एट द लेवल ऑफ स्टेट्स के लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं. There are high courts at the level of states. ठीक है बेटा, फुल स्टॉप लगाइए. इसी में आगे चल रहे हैं. There is a district court. There is a district court in each district. There is a district court in each district. Hence, first of all the cases are बेटा केसेस सबसे पहले कहां पर आते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल द केसेस आर ब्रॉट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. First of all the cases are brought before the district courts after which the cases go to high courts in appeal. Cases go to high courts in appeal and then the cases go to Supreme Court in appeal. ठीक है बेटा, फुल स्टॉप लगाइए. आगे सुनिए. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव two types of judges. District courts have two types of judges, out of which there are some judges and
some magistrates, there are some judges and some magistrates. ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, बेटा एक नोट है मैजिस्ट्रेट्स के बारे में, आप लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट। बेटा इसको ना हमें ऐसी बनाना है, अगर आप इसको ऐसी ड्रॉ कर सको तो हमें इसको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। और ये मैं नंबर हटा दूं बेटा, पनिशमेंट की बात भी हटा दूं, सिर्फ इनके रैंक लिखने हैं बेटा। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले पहले बना लो, इस लाइन के नीचे जो है ना बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले पहले बना दो। ये मैं ये वर्ड दोबारा से लिखूंगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले पहले बना दो बेटा। एक वर्ड इसके साथ ऐड कर रहा हूं, देखो यहां से एक सेकंड देखना बेटा, CMM के साथ एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, क्या था याद करो, असिस्टेंट CMM। ये प्लस लगा के साथ साथ लिखना है क्योंकि सेम रैंक पे काम कर रहे हैं बेटा। तो आप एक बार इस लाइन से नीचे नीचे के बना दो बेटा, बना दो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फिर अगली क्लास में मैं पूरा मैं ही लिखवाऊंगा। हाँ बेटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां हमारे पास नीचे जगह नहीं बची तो मुझे साथ में लिखना पड़ा। आप साथ लिखोगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बेटा मेरी क्लास आपके साथ अभी मंडे को होगी, इसके बाद ना आपको स्केड्यूल देख लिया आपने ग्रुप में, ग्रुप में उन्होंने आपके स्केड्यूल शेयर किया होगा, क्लास के बाद आप आराम से देखना। तो मेरी क्लास, मेरा स्लॉट रहेगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपके साथ 11 से 12:30 का बेटा, ठीक है ना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11 to 12:30। डन बेटा, हो गया, बना दिया। अच्छा जिन्होंने बना दिया एक बार बताओ, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे सीनियर जज कौन सा हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज। उसके एक रैंक नीचे बराबर पावर वाले, और उसके एक रैंक नीचे CMM कह दो, CMM के नीचे एक रैंक नीचे बराबर पावर, उसकी एक रैंक नीचे, और एक रैंक नीचे, और एक रैंक नीचे। बहुत बढ़िया। आज हम क्या नहीं लिखे हैं, अभी हमने क्या नहीं लिखा, हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का स्ट्रक्चर नहीं लिखा है ना बेटा। कमिंग क्लास में एक बार इसे फिर से रिवाइज करा के पहले इसे नोट कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आज वाले को एक बार देख लो, एक बार सारे को चेक करके देख लो बेटा, कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में कुछ पूछना हो पूछो बेटा। बेटा एक क्लास और इंट्रोडक्शन करेंगे, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम अगली क्लास में, आज भी हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारे चैप्टर 1 को स्टार्ट कर चुके हैं, बट अभी हम प्रॉपर चैप्टर नहीं करें, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इंडियन लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा पहला चैप्टर यही है, और इसके अंदर हम इंडियन कोर्ट्स के स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। अब हम कमिंग क्लास में इसको और आगे फिनिश करके आपको उसके बाद इस चैप्टर में सिखाएंगे इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज कैसे काम करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, होम मिनिस्ट्री कैसे काम करती है, एक मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस, ये मिनिस्ट्री कैसे काम करती है। मतलब अभी कोर्ट सीख रहे हैं, फिर गवर्नमेंट की वर्किंग सीखेंगे, मिनिस्ट्री कैसे काम करती है बेटा। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 जो है पहला, वो धीरे धीरे अपने पास कंप्लीशन पर आना शुरू हो रहेगा बेटा। आज वाले में से कोई और डाउट कुछ पूछना हो बेटा? चलिए बेटा बस आप फ्री हो मेरे पास से। गुड डे बेटा। बेटा हिमांशी, आपने अभी शुरू में कुछ आपका हिस्सा मिस हो गया था,
तो मुझे बेटा एक बार ग्रुप में मैसेज, ग्रुप के बियॉन्ड, अब ग्रुप में से नंबर लेकर भी मुझे मैसेज डाल सकते हो आप बेटा। मैं आपको मैसेज, मेरा नंबर टाइप कर देता हूँ। हिमांशी बेटा मुझे एक बार मैसेज लिखकर भेजो, यस या ओके कुछ लिखकर भेजो बेटा। ग्रुप में मेरा नंबर है, आप उसको यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार नंबर टाइप भी करके भेज रहा हूँ, ठीक है। एक बार ओके लिखकर भेजो बेटा, आपको मेरी बात समझ में आ गई तो। और जो कुछ मिस किया हो ना शुरू में, अभी कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना बेटा। ओके बेटा, अच्छा, गॉड ब्लेस यू बेटा।